यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास ये वो टॉपिक है जिनको सिर्फ आप पेपर में कर जाओ तो आपके जो गुड मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला टॉपिक है हमारे पास इन्वायरमेंट से। हमारे पास दो टाइप के वेस्ट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिनको ईजिली हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से। जैसे कि हमारे पास क्या हो गए, माइक्रोब्स की हेल्प से इनको हम डिग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि फूड वेस्ट हो गया, ट्री लीव्स हो गई। इन सब को क्या कर सकते हैं, हमारे पास माइक्रोब्स थोड़े दिनों के बाद इसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनको हम माइक्रोब्स की हेल्प से सिमिलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, और ये हमेशा नेचर में कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल को हम तोड़ सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। और यहाँ से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यहाँ से जो सब्सटेंस रिलीज होंगे वो बैक टू नेचर चले जाते हैं, वो नेचर को हार्म नहीं करते। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो इनका डिग्रेडेशन ही नहीं हुआ, इनका ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ, तो ये नेचर में बैक भी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास है स्लेवरी, जो डाइजेशन वाला है हमारे पास, लाइफ प्रोसेसेस वहाँ से। तो यहाँ से जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइजेशन की साइट कौन सी है। तो सबसे पहले जो डाइजेशन है वो हमारे पास माउथ में स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे हमारे पास स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम है। और स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम सबसे पहले हमारे पास फूड का ब्रेकडाउन कर देता है। फिर आप यहाँ से पाथ भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले फूड हमारे पास माउथ में गया, माउथ से हमारे पास ईसोफेगस, ईसोफेगस में जाने के लिए हमारे पास कैसी मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, जिनकी हेल्प से हमारा फूड स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो स्टमक में हमारे पास क्या है, म्यूकस की लेयर है एक, और हमारे पास HCl है। HCl क्या करता है, जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने का काम करती है, और म्यूकस की लेयर हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद फूड हमारे पास कहाँ जाता है, इससे स्टमक से होते हुए ईसोफेगस, ईसोफेगस से होते हुए हमारे पास कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद फूड हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक फिर से हमारे पास इन्वायरमेंट से है। सिंपल सा आपको ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास इकोसिस्टम क्या होता है, ये इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं। तो लिविंग थिंग और उनका जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है वही मिलके हमारे पास इकोसिस्टम को बनाता है। इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, एक मैन मेड और एक हमारे पास नेचुरल। जो मैन मेड है उसमें हमारे पास क्या आ गया, क्रोपलैंड, एक्वेरियम, और नेचुरल में हमारे पास क्या आ गया, एक्वेटिक आ गया, टेरेस्ट्रियल आ गया। एक्वेटिक में हमारे पास क्या होता है, मेराइन होता है और फ्रेश वाटर हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे लैंड इकोसिस्टम हो गया है। तो इकोसिस्टम हमारे पास दो टाइप का, मैन मेड और नेचुरल। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास केमिस्ट्री से है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है उसके रीज़न क्या है। पहला है कैटिनेशन, दूसरा है हमारे पास टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन से जुड़ के क्या बना लेता है, लॉन्ग चेन बना लेता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। और दूसरा है यहाँ पे टेट्रावैलेंस। तो कार्बन क्या है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हमारे पास कैसा है, टेट्रावैलेंस है। जो कार्बन है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, इसका स्मॉल साइज होता है, और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन से जुड़ता है तो यहाँ पे क्या होती है, इसमें ग्रेट स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है कि कार्बन अपने एलोट्रोप्स बना लेता है। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन फिजिकली उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, वर्सेटाइल नेचर का कारण है कि हमारे पास कार्बन की क्या है, स्मॉल साइज है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, और ये टेट्रावेलेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन से है। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड में हमारे पास एल्केन्स है, अनसैचुरेटेड में हमारे पास एल्कीन्स और एल्काइन है, और एरोमेटिक में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक एरोमेटिक रिंग, मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड आपको मिलेंगे, ऐसे सिंपल चेन की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, इस तरह से साइक्लिक के मिलते हैं। तो पहला है हमारे पास कैसा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आएगा, H2n+2 आएगा, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या आएंगे, अनसैचुरेटेड में आएंगे एल्कीन्स, और हमारे पास एल्काइंस होंगे।
अगला है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जो इथेनॉल है उसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये किस में, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया हमारे पास इथेनॉल। और इथेनॉल हमारे पास एल्कलाइन KMnO4 जो हमारे पास एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट है, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसको हम क्या कहते हैं, पोटाशियम डाइक्रोम। ये दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ से सिंपल सा बहुत अच्छा क्वेश्चन टारगेट हो सकता है कि ये दो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए जो हमारे पास इथेनॉल को क्या कर सकते हैं, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड कंपाउंड से, एस्टरिफिकेशन स्पोनिफिकेशन। यहाँ से आपको 110 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, इस रिएक्शन में हमारे पास जो इथेनोइक एसिड है वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, एस्टर बना लेता है। अब एस्टर हमारे पास क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, परफ्यूम में और हमारे पास फ्लेवरिंग में ये यूज़ होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि आपके पास एक सब्सटेंस एक्स है, उसने सब्सटेंस वाई के साथ रिएक्शन की और एक सब्सटेंस जेड बना लिया। ये सब्सटेंस जेड जो है वो क्या है, स्वीट स्मेलिंग है, फ्लेवरिंग में और परफ्यूम में यूज होता है। तो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ और इसका नाम बताओ। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब हम इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन होगा जो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। अब इस एस्टर की किसी भी हम एक मिनट, हाँ, अब इस एस्टर की अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से इसी इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास सोडियम जो इथेनोएट है वो भी यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम इथेनोएट बना था, इसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास इथेनॉल और सोडियम इथेनोएट फिर से बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोप और डिटर्जेंट से। तो सोप हमारे पास क्या होती है, सोप हमारे पास क्या है, सोडियम और पोटाशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या होते हैं, इनके आयनिक पार्ट पे हमारे पास क्या होता है, ये COONA यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या कर सकते हैं, हार्ड वाटर के साथ ये काम नहीं कर सकती, बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एक ये लाइन आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि क्या है, सोप आपके पास सोडियम और पोटाशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड है। डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट है हमारे पास अमोनियम एंड सल्फोनेट सोल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड। तो सोप है हमारे पास सोडियम और पोटाशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड, और ये डिटर्जेंट जो है वो हमारे पास अमोनियम और सल्फोनेट सोल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, जो हार्ड वाटर है उसके साथ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास आ सकता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। एक ही वर्ड याद रखिए, बाय मिसेल फॉर्मेशन। तो हमारे पास क्या होते हैं, मिसेल फॉर्मेशन के द्वारा जो सोप और डिटर्जेंट है वो काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो सोप होते हैं उसके दो एंड होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोफिलिक एंड, फिलिक क्या होगा, जो वाटर लविंग एंड होगा वो तो वाटर की साइड रहेगा। दूसरा एंड होता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड, वो एंड हमारे पास क्या रहेगा, जो डस्ट पार्टिकल है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे पास कोई भी आइटम है, चाहे वो क्लोथ है कुछ भी, उससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो सोप के दो एंड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड हमारे पास कहाँ रहेगा, वो हमारे पास वाटर जो डस्ट पार्टिकल है उसके कांटेक्ट में। हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ, वाटर की तरफ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज से आ सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो हमारे पास पोटाशियम और सोडियम सबसे हाईली रिएक्टिव हैं और सिल्वर और गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव है। यहाँ से आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आयरन और जिंक को लेके मोस्टली दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि हमारे पास कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। अब इसमें एक और पॉइंट है, जैसे आपने ले लिया Fe और इसको CuSO4 के साथ रिएक्शन कराए तो आपके पास क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। तो ये तो था हमारे पास सॉल्यूशन जिसके अंदर इस मेटल को हमने क्या किया था, डिसोल्व किया था। तो आप जो सॉल्यूशन की मेटल है वो हमारे पास इससे
जो मेटल हमने डिज़ोल्व की है इससे लेस रिएक्टिव होनी चाहिए। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, अगर मैंने यहाँ पे कॉपर प्लस में फेरस सल्फेट ले लिया होता तो यहाँ पे ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब ये मेटल लेस रिएक्टिव है, सॉल्यूशन हमारा हाईली रिएक्टिव है। होपफुली आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड में आप यही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को ही याद रखिए और आपके पास जो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है उसको, ये दो ही पॉइंट आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल हमारे पास 3 टाइप की होती है, एक तो हाईली रिएक्टिव, एक मीडियल और एक हमारे पास लो रिएक्टिव होती है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं उनका हम क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं और उससे वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। जो मिडल रिएक्टिविटी के मेटल है वो हमेशा 2 टाइप की ओर्स में पाई जाएगी। ओर्स का क्या मतलब है, जब मेटल होती है वो अर्थ की सरफेस में प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी पाई जाती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो मीडियम रिएक्टिविटी की जो मेटल है वो कार्बोनेट और सल्फोनेट ओर में पाई जाती है। कार्बोनेट ओर का हम कैल्सिनेशन कराएंगे, सल्फोनेट ओर का हम रोस्टिंग कराएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इन ऑक्साइड का हम क्या करा देंगे, बाद में रिडक्शन करा देंगे और रिडक्शन से हमारे पास प्योर मेटल हमारे सामने आ जाएगा। जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है उनको पहले हम सल्फाइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, सल्फाइड ओर की हम क्या करा देंगे, रोस्टिंग करा देंगे। रोस्टिंग के बाद हमारे पास जो प्योर मेटल है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको कैसे प्रिवेंट करें। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो क्यों जाती है, जब हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में कोई भी मेटल आ जाते हैं तो उससे रस्टिंग हो जाती है। कैसे प्रिवेंट करें, पेंट से, ग्रीस से, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर लगा के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या हम एलॉय बना के क्या कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन कौन से हमें रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, हमें CO2 चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ये सारे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है, इस साल के सैम्पल पेपर में भी अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा हो तो यहाँ से क्वेश्चन आ रखा था कि कहाँ पे हमारे पास, इसी को 1 2 3 करके दे देंगे कि कहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। तो जहाँ पे क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा है वहीं पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। तो क्लोरोफिल यहाँ है और उसके बाद यहाँ। तो इन्हीं तीनों जगह पे हमारे पास क्लोरोफिल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आपको क्लोरोफिल दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अगला है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती कैसे है, जैसे ही हमारे पास पौधे के पास पानी आता है और पानी ऊपर तक पहुंचता है लीव्स के पास, लीव्स के पास जैसे ही पानी पहुंचता है हमारे पास स्टोमेटा के पास पानी पहुंचता है बाय ओस्मोसिस, और ओस्मोसिस से पानी पहुंच के ये जो गार्ड सेल होते हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं। जैसे ये स्वेलअप हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो यही हमारे पास क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जब पानी नहीं रहेगा तो हमारे पास जो स्टोमेटा है वो इस तरह से फ्लैसिड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। न्यूट्रिशन इन अमीबा भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन हेल्प करता है, सुडोपोडिया। फिर अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ओके, नेक्स्ट ये हमने देख लिया था कि हमारे पास कहाँ पे क्या हो रहा है। एक आप यहाँ से याद रखिए, स्टमक में क्या था, HCl था और म्यूकस था। HCl पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा था क्योंकि एसिडिक मीडियम चाहिए था, और म्यूकस क्या कर रहा था, HCl से स्टमक की इनर लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास 2 जगह से सिक्रेशन आता है, एक हमारे पास पेनक्रियाज से, एक लीवर से। पेनक्रियाज से हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस है, ट्रिप्सिन है और हमारे पास लाइपेज है। फिर दूसरा है हमारे पास लीवर से हमारे पास क्या निकलता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। तो ये हो गए हमारे पास। गैस्ट्रिक जूस में हमने देख लिया पेप्सिन है, HCl है और म्यूकस है। इंटरस्टिशियल एंजाइम, कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, तो पहला है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फूड और प्रोटीन, इन सब का जो सिंपलर फॉर्म है वो क्या है, ग्लूकोज, फैटी एसिड ग्लूकोज
और हमारे पास अमीनो एसिड है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया हमारे पास। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन की लास्ट स्टेज है। इसके बाद फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। इसके बाद एब्जॉर्ब फूड हमारे पास पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज बन गई है, ग्लूकोज को बॉडी की हर एक सेल में पहुंचाया जाएगा। तो जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे हमारे पास फूड का सबसे पहले जो ग्लूकोज आई है उसका सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पायरुवेट में हमारे पास 3 फेट हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये इथेनॉल और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेक ऑफ ऑक्सीजन में ये हमारे पास लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद एक सेकंड पार्ट और आएगा जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे।